हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीटीजीटी, पीजीटी दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या अन्य एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी बेहतरीन क्लास है आपके लिए। मैं आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एमसीक्यू आपको कराने वाली हूँ। और आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखो, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं, शीर्षक पर खेद होता है। यह किसका कथन है? तो यह मैटलैंड का कथन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार कई एग्जामों में ये इस कोटेशन को दोहराया गया है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ना जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, बट जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जितना पढ़ा है उतना क्वेश्चन फॉर्म, वो वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 50 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। अगला है, हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में, तो प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक कानून, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के विषय में, तो देखो, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ऐसा नहीं है। तुलनात्मक राजनीति विश्व के क्रम में भ्रांति बनाती है। तुलनात्मक राजनीति पूर्वाभास में मदद करती है एवं विश्व की किस ओर अग्रसर है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारे अपनी बेहतर या बदतर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, तो आदर्श राज्य बना स्थापना, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती, बल्कि वे तथ्य अवश्य प्रस्तुत करती है जिसको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई स्वरूप नहीं है। देखो, तुलनात्मक राज्य क्यों किया जाता है कि कहीं और कंट्री या देश की तुलना करके उसकी अच्छाई आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आदर्श राज्य बनाने के लिए का क्षेत्र है इसमें, तुलनात्मक राजनीति में ऐसा नहीं है। आगे, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है। पहला है, शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। तो इसका हो जाएगा सेकंड और थर्ड। देखो, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं और सभी देशों में लिखित संविधान नहीं। तो देखो, किस किस देश में लिखित संविधान नहीं है आपको मैं बता दूं। देखो, ब्रिटेन में है, यूजीसी नेट में 2020 या 21 में पूछा था, इनमें से किस देश में अलिखित संविधान है। तो देखो, मैं बता दूं, इजराइल में अलिखित संविधान है, ब्रिटेन में तो आपको सबको पता ही है, इसके अलावा न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। आगे है, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य, तो क्या है उद्देश्य उसका? दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन की नीति के प्रयोग का लक्ष्य, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार हैं: दार्शनिक तत्व, वैज्ञानिक लक्ष्य, व्यवहारिक उपयोग के गंतव्य और शासन नीति में प्रयोग के लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम में उपेक्षा हुई। तो किसकी उपेक्षा हुई? सरकार के अध्ययन की, अनुभविक संसाधनों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधान की तुलना। तो अनुभविक संसाधनों की किसकी उपेक्षा हुई? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में। देखो, यही अनुभविक जो आधुनिक उपागम है तुलनात्मक राजनीति, उसमें अनुभविक संसाधनों का प्रयोग किया गया, बट पारंपरिक में अनुभव को नहीं किया। सरकार का अध्ययन किया जाता, संस्था का अध्ययन किया जाता, संस्थाओं का वर्णन किया जाता, संविधानों की तुलना सबसे पहले किसने किया था? अरस्तू ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। तो जो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम ने उसमें अनुभविक अनुसंधान को नहीं माना था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है?
विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, अनुभविक अध्ययन, मानकीय अध्ययन, औपचारिक, अमनोवैज्ञानिक। देखो इसका आंसर डी गलत दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड ए, अनुभविक अध्ययन। ये नहीं होगा, ए। अगला है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन आपका जी.के. रॉबर्टसन का है। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ या कुछ भी नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं करते? तो इनमें से 3 को करते, एक को नहीं करते हैं, बताती हूँ मैं। देखो, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था करते हैं, पाश्चात्य गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था करते हैं, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था ये नहीं करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, साम्यवादी करते हैं। अब क्या क्या है उनका, ये एक बार प्लीज आप ध्यान रखना, इससे आपको हर जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हायर का भी एग्जाम दे रहे हो उसमें भी इनके। देखो, ये पहला है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा है अपश्चिमिक या गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, चौथा है आंशिक पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये 4 का नाम आप लिख लो। इन्हें आलमंड और बर्बा ने जो किया था ये। आगे है अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अध्यात्मक का शक्तियों का पृथक्करण। आगे है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं एम कर्टिस बोलते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है, एम कर्टिस। अगला है तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो ये थे अरस्तु। ये तो पता है हम लोग, सबसे पहले उन्होंने किया था कितने 158 संविधान का। आगे सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने किया। आगे है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? तो सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो धार्मिक मतभेदों की समस्या, ये ऑप्शन बी। राजनीतिक विकास का साधन, तो राजनीतिक विकास का क्या साधन है? राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तो देखो, राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता एवं राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास के अनेक साधन अपनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है ऐतिहासिक अध्ययन, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद की प्रायोगिक समीक्षा, प्रभावी राजनीतिक दल, प्रभावशाली नेतृत्व अर्थात क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीय भावना, कूटनीतिक दक्षता। आगे अब हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ये सरकार के प्रकार और संसदात्मक व्यवस्था एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। देखो, ये मैं घटना चक्र से आपको करा रही हूँ। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य, संसद में 2 दलों की बहुमत, संसद में 1 दलों की बहुमत, संसद में 3 दलों की बहुमत, संसद में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता। जब अभी हमारे 90 के जो 1990 से 95, 90 से लेकर 2000 तक ऐसे ही हमारे था, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी। तो उस समय जो सब पार्टी मिलके जो बनाते हैं सरकार, उसको ही हम त्रिशंकु कहते हैं, कि उसमें कोई मतलब अस्थायी तो नहीं होती है, कभी भी कोई दल हट जाता है तो उनकी सरकार गिर जाती थी, इसलिए इसको त्रिशंकु संसद कहते हैं। आगे है अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किससे है? मिसेल्स से। ये मैंने आपको कितनी बार ये क्वेश्चन कहा। देखो, एक ही क्वेश्चन कई बार अगर आता है तो आप इससे परेशान न हो, क्योंकि ताकि वो आपकी याद में अस्थायी हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनास का कानूनी विषय विवेचना संभवतः
उसकी महानतम देन है, यह किसका कथन है? यह कथन है कोकर का। एक बार मैं फिर से इस कथन को बोलती हूँ, देखो, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, ये कोकर बोलते हैं। आगे, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व है। तो संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व है, ऑप्शन डी। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन है? ये रैमजो मेयर बोलते हैं ऐसी बातें। तो लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रैमजो मेयर का है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद के अधीन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है, ऑप्शन सी। देखो, एकात्मक नहीं संघीय है हमारा, ठीक है, अध्यक्षात्मक नहीं, अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक वाला तो पहले ही आप काट दो, ठीक है। फिर बता, आपको इस दोनों में कंफ्यूजन होगा, गणतंत्रीय, एकात्मक और संसदीय। तो हमारा पूर्णतः एकात्मक तो नहीं है ना, अर्ध संघीय है, तो गणतंत्र, संघीय और संसदीय। आगे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य तो विधायिका के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, लोकप्रिय सदन के लिए जाते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक प्रणाली, तो ऑप्शन बी, सरकार ने संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। जो अध्यक्षात्मक शासन है उसमें संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, जो सरकार है वो संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। और संसदीय में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य जो सत्ता का पृथक्करण। तो तीनों अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का अपना अलग काम है, व्यवस्थापिका का अलग है और न्यायपालिका का अलग है। तीनों के काम को विभाजित किया गया है, पृथक्कृत किया गया है। सरकार में वर्गीय और संसदीय में क्या होता है, न्यायपालिका तो अलग है ही, बट कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार का वर्गीकरण संसदीय अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिक तथा सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित तथा लिखित संविधानों के आधार पर, कठोर तथा नम्य संविधानों के आधार पर। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। देखो, संसदीय अध्यक्षात्मक में क्या होता है, संसदीय में होता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है, अध्यक्षात्मक होता है दोनों अलग अलग होता है, मतलब संबंधित ना, दोनों की शक्ति अलग अलग होती है, पृथक्कृत होता है। आगे है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषता क्या है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग है। वहाँ पे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, वहाँ कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग है, तो वो उसको व्यवस्थापित नहीं कर सकता। तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं,
कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, तो ऑप्शन सी, कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते, तो ऑप्शन सी। अगला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष। तो वास्तविक अध्यक्ष होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नामधारी अध्यक्ष होता है, वीटो की शक्ति नहीं होती, तो ऑप्शन ए वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्य तथा सरकार दोनों का, ऑप्शन सी, राज्य और सरकार दोनों का। अगला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति क्या होता है? व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं होता। निर्भर किसमें होता है? संसदीय व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। तो अध्यक्षात्मक में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और जबकि संसदीय में लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में अध्यक्षात्मक शासन किस देश में? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो हमें पता है अमेरिका में है। संसदीय सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं करती? संसदीय सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं करती है? तो राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी। आगे है संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य एवं नीति के लिए उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी। देखो यहाँ पे जैसे था ना, ये वाला देखो, ये वाला कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका नहीं उसके प्रति कार्यपालिका। वैसे ही सेम ही लाइन है, व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। अगला है संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान होते हैं। कौन होते हैं? तो नाम मात्र के होते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, नाम मात्र के। और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है तो संवैधानिक प्रधान होता है। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण केंद्र और राज्य में दोहरी सरकार, क्योंकि संघ में भी जैसे अमेरिका में सेंटर में भी है और स्टेट का भी अपना अलग सरकार है और अपना अलग संविधान है। ये क्या है? देखो, संघात्मक संविधान सामान्यतः निम्नलिखित आवश्यक लक्षण है। क्या क्या लक्षण है ये देख लो। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता मतलब कठोर संविधान, केंद्र राज्य में दोहरी सरकारें, न्यायपालिका का प्राधिकार, क्योंकि वहाँ संविधान जरूरी है, क्योंकि तभी तो बंटवारा रहेगा कि किसको क्या शक्तियाँ मिली है। तो अध्यक्षात्मक में संविधान, लिखित संविधान जरूरी है। भारत में किस प्रकार का शासन संघात्मक है? तो यहाँ संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती राज्य सूची, केंद्र सूची। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार, तो क्या आधार है? ऊपर भी पढ़ चुके हैं, विधायिका और कार्यपालिका के वे संबंध। आगे है निम्नलिखित कौन अध्यक्षात्मक शासन की एक विशेषता नहीं है? इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और कार्यपालिका का क्या अध्यक्षात्मक शासन की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, ये पूछा। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, यही नहीं है। आगे है द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? तो संघात्मक व्यवस्था। आगे है निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? संघीय व्यवस्था का। निम्नलिखित में कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी।
आगे है, निम्नलिखित में कौन विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है तो राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन में समन्वय, ये इसकी विशेषता नहीं है। विशेषता क्या क्या है? प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित किया? तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग जैसा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग याद रखिएगा। 38। अब देखो फाइनल और डाइसी भी कुछ बोलते हैं। देखो फाइनल क्या बोलते, एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा एवं उसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानूनी सर्वसत्ता होती है। डाइसी एक केंद्रीय शक्ति के साथ सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक है। तो ये मैं पूरा ही करा देती हूँ आपको, ठीक है। आगे एकात्मक शासन का मुख्य लक्षण, तो इसमें क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जहाँ एकात्मक है केंद्रीकरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण विधायिका कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है, दोनों एक दूसरे के उत्तरदायी होती है। वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो, जिसके प्रतिनिधि उसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी है, जानी जाती है एकात्मक सरकार के रूप में। आगे है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कौन बोलते हैं? डाइसी। निम्नलिखित में कौन एक एकात्मक राज्य है? कौन एकात्मक राज्य है? यूके। आगे है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एंड द फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 1844। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। यह निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? संसद शासन व्यवस्था ब्रिटेन, जर्मनी, अध्यक्षात्मक, कौन सा गलत है? तो सी संघात्मक इंग्लैंड नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं, ठीक है, ये सी वाला गलत है। कौन सा देश अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ये फ्रांस है आपका, अध्यक्षात्मक भी और संसदीय भी यहाँ पे। यह किसका कथन संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? निरंकुश कार्यों को सीमित करते स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हमने 2 कोटेशन देखा, दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार का अराजकता की व्यवस्था होगी, ऐसा बोलते थे जेलिनेक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।